हेलो एवरीवन। आज हम लोग द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का चैप्टर 10 चैप्टर 10 को डिस्कस करेंगे। एंड चैप्टर 10 इट्स ऑल अबाउट मेंटेनेंस। ठीक है। सो भारतीय नागरिक सुरक्षा जो हमारा BNSS है, उसने किसको रिपील किया है? हमारे CRPC को। ठीक है, CRPC को रिपील किया है। तो अर्लियर इन द CRPC दैट चैप्टर वाज इन चैप्टर 9। ठीक है, चैप्टर 9 था। ठीक है, तो अभी देखिए चैप्टर जो 10 हम लोग का अभी द BNSS में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है, चैप्टर 10 में ये सेक्शन स्टार्ट होता है सेक्शन 144 से। सेक्शन 144 से लेकर कहाँ तक? सेक्शन 144 से लेकर 145, 146, 147 अप टू 147 तक। ठीक है, 147 तक हम लोग का ये चैप्टर है। ठीक है, सो जो जितना प्रोविजन दिया है, ऑल द प्रोविजंस विच आर मेंशन्ड अंडर दिस सेक्शन 144, ये सभी सेम टू सेम है जो हमारे सेक्शन 125 ऑफ CRPC में दिया गया था। CRPC में दिया गया था। ठीक है, सेम टू सेम है, जितना भी प्रोविजन दिया था सेम टू सेम है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 144 में क्या क्या लिखा है। सेक्शन 144 इज ऑल अबाउट ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस। ठीक है, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ किसका वाइफ, चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स। ठीक है, तो सेक्शन 44 इज ऑल अबाउट मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, नंबर 1। नंबर 2 है चिल्ड्रेन एंड नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है पेरेंट्स। ओके, यही है हम लोग का 3। तो देखते हैं प्रोविजन क्या बोल रहा है। इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेन हिज वाइफ, unable to maintain herself. Number B, his legitimate or illegitimate child, whether married or not, okay, unable to maintain herself. Number C क्या कर रहा है? देखिए, his legitimate or illegitimate child not being a married daughter who has attained majority, where such child is by reason of the physical or mental abnormality, injury, unable to maintain herself. And number D है his father or mother। ठीक है, तो नंबर 1 ए प्रोविजन में दिया है his wife, नंबर बी में दिया है लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, नंबर सी में दिया है लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग ए मैरिड डॉटर, एंड नंबर सी में दिया है उसका फादर और मदर। ठीक है, तो अभी देखिए क्या बोला। नेक्स्ट यह है ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, दैट मीन्स JM फर्स्ट क्लास। ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में अपॉन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल ऑर्डर सच पर्सन, दैट मीन्स JM फर्स्ट क्लास को ही पावर दिया गया है इधर। ठीक है, JM फर्स्ट क्लास को ही पावर दिया गया है उधर। क्या? ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में अपॉन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट ऑर्डर such person to make monthly allowance for the maintenance of his wife, child, father और mother। सो यही बोला है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो फर्स्ट प्रोवाइजर दिया है, द प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट कौन है? JM फर्स्ट क्लास।
जेएम फर्स्ट क्लास के बारे में बोला इधर। प्रोवाइडेड दैट मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द फादर और फादर ऑफ ए फीमेल चाइल्ड रेफर टू इन क्लोज बी, दैट इज जो क्लोज बी में बोला है, टू मेक सच अलाउंस अंटिल शी अटेन्स हर मेजोरिटी, जब तक वो मेजर नहीं हो जाते, दैट इज शी कंप्लीट 18 years of age. If the magistrate satisfied that the husband of the female child is has insufficient means, अगर ये जो इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट चाइल्ड होगा, जो जो क्या है, जो उसने मेजोरिटी अटेन नहीं किया है, तो अगर उसका वो एंड इफ शी इज मैरिड है और उसका हस्बैंड इनसफिशिएंट होगा, इनसफिशिएंट मीन्स है, देन क्या होगा, इनसफिशिएंट मीन्स देन मजिस्ट्रेट में ऑर्डर फॉर सच मेंटेनेंस। ठीक है, अभी नेक्स्ट जाते हैं। ये तो फास्ट प्रोवाइजो, ठीक है, फास्ट प्रोवाइजो। अभी है, देखिए अभी क्या है, अभी है सेकंड प्रोवाइजो हम लोग का। सेकंड प्रोवाइजो में क्या बोला है, देखिए सेकंड प्रोवाइजो में दे रहा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द मजिस्ट्रेट में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिगार्डिंग मंथली अलाउंस for the maintenance under subsection order such person to make a monthly allowance for the interim maintenance of his wife or such children, father, mother, and the expenses of child mother expenses for the interim expenses of proceedings under second proviso। ठीक है, तो second proviso such proceedings under the magistrate consider reasonable and to pay such person as the magistrate may from time to time direct। मीन्स क्या, सेकेंड प्रोवाइजो में क्या बोला है, तो सेकेंड जो प्रोवाइजो है, सेकेंड प्रोवाइजो में नंबर 1 क्या दिया, इंटरिम मेंटेनेंस। इंटरिम मेंटेनेंस बोला, मेंटेनेंस। नंबर 2 क्या बोला, एक्सपेंसेस ऑफ द proceeding, expenses of the proceeding। ठीक है, so proceeding which the magistrate consider reasonable and to pay same to such person। ठीक है, अभी देखिए इधर है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, दिस इज थर्ड प्रोवाइजो। ये क्या है, थर्ड प्रोवाइजो। थर्ड प्रोवाइजो में बोला है that an application for the monthly allowance for the interim maintenance or expenses, क्या क्या है, interim maintenance or expenses of proceedings under the second proviso as far as be disposed of within 60 days। within 60 days में क्या होगा, within 60 days में dispose of करना पड़ेगा। 60 days में, within 60 days में डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये होगा हम लोग का थर्ड प्रोवाइजो। सो अभी सबसेक्शन 2 में क्या बोला है, देखिए सबसेक्शन 2 में बोला है एनी सच अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस। क्या हो सकता है, मेंटेनेंस भी हो सकता है और इंटरिम मेंटेनेंस भी हो सकता है, एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स शेल बी पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर or so ordered from the date of the application for maintenance or interim maintenance as the proceeding as the case may be। ठीक है, as the case may be। इसमें क्या बोला, any such allowance for the maintenance or interim maintenance expenses shall be payable from the date of the order। जब जेएम फर्स्ट क्लास ऑर्डर देगा
फ्रॉम द आफ्टर द एप्लीकेशन तभी से ये लागू होगा, एप्लीकेशन तभी से ये लागू हो जाएगा। सबसेक्शन 3 में क्या बोला देखिए अभी, सबसेक्शन 3, इफ एनी पर्सन ऑर्डर फेल्स, इफ एनी, अगर जिसको ऑर्डर दिया गया है मेंटेनेंस के लिए और या इंटरी मेंटेनेंस के लिए, फेल्स विद सफिशिएंट कॉज टू कंप्लाई विद द ऑर्डर, अगर मतलब फेल हो जाता है उसको मतलब मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस के लिए, देन सच मजिस्ट्रेट मीन्स जेएम फर्स्ट क्लास, जेएम फर्स्ट क्लास क्या कर सकता है, जेएम फर्स्ट क्लास में फॉर एवरी ब्रीच ऑफ ऑर्डर इशू ए वारंट जारी कर सकता है फॉर लेविंग द अमाउंट due in the manner provided for levying fines and may sentence such person for the whole or any part of each month's allowance for maintenance or interim maintenance and expenses of proceedings as the case may be, and remaining unpaid after the execution of the warrant। ठीक है, क्या बोला, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट। टू इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ। क्या बोला, 1 मंथ का मंथ का इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, विच में एक्सटेंड, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ओके, provided that no warrant shall be issued for the recovery of any amount due under this section unless application, ये जो इंटरिम और मेंटेनेंस के जो के लिए जो एप्लीकेशन करना पड़ेगा टू द कोर्ट है विद इन 1 ईयर, इधर 1 ईयर इम्पोर्टेंट है, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू, जब जब ड्यू होता है उससे 1 साल के अंदर वो एप्लीकेशन कोर्ट में जाकर फाइल करना पड़ता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, फर्दर प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन ऑफर्स टू मेंटेन हिज वाइफ ऑन कंडीशन ऑफ हर लिविंग विथ हिम एंड शी रिफ्यूजेज टू हिम, अगर वो वाइफ रिफ्यूज करती है देन सच मैजिस्ट्रेट में कंसिडर एनी ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल स्टेटेड बाय हर। ओके, may means magistrate may means depends upon the discretion power of the magistrate, depends upon the, it depends upon the discretionary power of the magistrate, any ground of refusal stated by her and may make an order under this section, okay, if he is satisfied, just ground may consider any ground of refusal stated by her may make। ठीक है, अगर कोई थर्ड पर्सन मेंटेन हिज वाइफ कंडीशन, ओके ओके, दे इज जस्ट ग्राउंड, अब वो ग्राउंड रहना पड़ेगा जो, और ग्राउंड रीजनेबल ग्राउंड रहना पड़ेगा तभी वो मजिस्ट्रेट वो इशू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट क्या है, सबसेक्शन 4 में बोल रहा है जो नो वाइफ शेल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटर मेंटेनेंस or expense of proceeding from her husband under this section if she is living adultery. If she is adultery, then she will not be allowed to get any maintenance. Or if without any sufficient reason she refuses to live with her husband, if they are living separately by mutual consent. It means if they are separated by mutual consent also, they are not they will not she will not give she will not take any maintenance will not be given to her, or interim maintenance or any expenses will not be provided to her। Next है, on proof that any wife in whose favor an order has been made under this section is living in adultery, that without sufficient reason she refuses to live with her husband that are living separately by mutual consent, then also magistrate shall cancel the order, इधर भी कैंसिल हो सकता है। और सबसेक्शन 4 में दोनों में क्या बोला, इधर भी कैंसिल हो सकता है
और इधर भी कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, ठीक है, इधर भी कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। अभी नेक्स्ट सेक्शन 145 Procedure under Section 144 may be taken against any person in any district where he or his wife resides, where he last resided with his wife, or as the case may be, where his father or mother resides. Okay, उसके बाद बोला है जो subsection 2 में बोला all evidence in such proceedings shall be taken in the presence of person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made, or when his personal attendance is dispensed with in the presence of his advocate shall be recorded in the manner. That means जिसके अगेंस्ट में ये ऑर्डर पास किया गया है फॉर गिविंग मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस, हाँ, और जहाँ पर उसका अटेंडेंस इज वो आना नहीं चाहता, उसको हिज अटेंडेंस इज डिस्पेंस्ड विद इन द प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट, एंड उसके प्रेजेंस के लिए एडवोकेट खुद आता है, देन इन दिस वे the same will be recorded as per the manner prescribed under summons case procedure, provided also that if the magistrate is satisfied that the person against whom an order for payment maintenance is proposed to be made is willfully avoiding service, willfully neglecting to attend the court, the magistrate may proceed to hear and determine the case ex parte. That means ये पैरा क्या बोल रहा है, ये पैरा बोल रहा है पैराग्राफ कि अगर जिसके अगेंस्ट पर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस के लिए बोला है और अगर वो इंसान नहीं आ रहा है और नेगलेक्ट कर रहा है, देन द कोर्ट में टेक द डिसीजन एक्स पार्टे, कोर्ट एक्स पार्टे भी डिसीजन ले सकता है, एंड ऑर्डर सो मेड मे बी सेट असाइड फॉर गुड कॉज शोन ऑन एन एप्लीकेशन within 3 months from the date thereof, subject to such terms including यही है एज द मजिस्ट्रेट में थिंग्स मीन्स अगर इस पैराग्राफ में यही बोल रहा है कि अगर वो इंसान नहीं आ रहा है, क्या विलफुली एवर्ट कर रहा है वो नोटिस को, देन द कोर्ट में टेक एक्सपर्टेड डिसीजन एंड वो जो एंड विद इन 3 months उसको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट है सेक्शन 146 क्या है, देखो सेक्शन 146 इज ऑल अबाउट ऑल्टरेशन इन अलायंस। अभी जो 144 में जो अलायंस के बारे में बोला है, जैसे जितना भी अलायंस है, जैसे अलायंस के लिए जैसे मेंटेनेंस, इंटर मेंटेनेंस और एनी एक्सपेंसेस, तो अभी सेक्शन 146 में बोल रहा है ये जो ऑलरेडी ऑर्डर पास हो गया सेक्शन 144 में, वही ऑर्डर ऑल्टरेशन भी हो सकता है। जैसे सबसेक्शन 1 में बोल रहा है, देखिए, ऑन प्रूफ ऑफ चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ एनी पर्सन बोला रिसीविंग अंडर सेक्शन 144 मंथली अलाउंस ऑफ द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस भी हो सकता है और इंटरिम मेंटेनेंस भी हो सकता है, ऑर्डर अंडर द सेम सेक्शन टू ordered under same section to pay monthly allowance for the maintenance or interim maintenance to his wife, children or parents. The case may be the magistrate may make such alteration. Magistrate क्या may make means it based on the discretion power. Discretion power of the JM first class. May make alteration as he thinks fit in the agreement. Things fit. Okay. Next, subsection 2 में क्या बोला, where it appears to the magistrate that in consequence of any decision of competent civil court, any order made under section 144 should be cancelled, and where he shall cancel अगर मजिस्ट्रेट को ये मालूम होता है कि कोई भी डिसीजन अच्छे से नहीं लिया गया है बाय द कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट, देन ये जो डिसीजन लिया गया है वो कैंसिल भी हो सकता है और वेरिड चेंजेस भी हो सकता है, ठीक है।
यही बोला है। सबसेक्शन 3 में बोला है वेयर एनी ऑर्डर हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 144 इन फेवर ऑफ अ वुमन हु हैज़ बीन डाइवोर्स्ड by or has obtained a divorce from her husband, the matter shall, if he satisfied that the woman has after the date of the divorce remarried, can cancel. अगर remarry हो जाता है, अगर wife remarried हो जाता है, then cancel कर सकता है. And order, this order जैसे order of maintenance cancel कर सकता है, which वही order को, ठीक है. An woman has been divorced by her husband and she has received, whether before any said order, the whole or sum of any customary personal law applicable to parties payable to divorce. मतलब अगर कोई भी पेमेंट पहले से दिया गया था उस वोमन को, तो वो भी सभी कुछ कैलकुलेशन होगा इन सच ऑर्डर, मतलब बिफोर कैंसलिंग दिस ऑर्डर. अगर कुछ उसको पेमेंट किया गया था पहले, तो जो ऑर्डर कैंसिल करने के पहले वही सब कुछ कैलकुलेशन में आएगा, ठीक है, अगर कुछ दिया गया है. नेक्स्ट है सबसेक्शन 4 में क्या बोला, एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिक्री. ओके, डिक्री ऑर्डर तो ऑलरेडी पास हो गया था सेक्शन 144 में ही. ओके, एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिक्री फॉर द रिकवरी ऑफ एनी मेंटेनेंस और डाउरी, okay, by any person to whom monthly allowance for the maintenance and inter maintenance or any of them has been ordered to be paid under section 144, the civil court shall take into account the sum जो जो डाउरी दिया गया था हैज बीन ऑर्डर्ड, वो सभी कुछ जो सिविल कोड शेल टेक इनटू अकाउंट द सम व्हिच हैज बीन पेड और रिकवर्ड एज मंथली अलाउंस, ठीक है. सब कुछ सिविल कोर्ट अपने कंसिडरेशन में लेगा कि कितना डाउरी उसको पेमेंट किया गया था और कुछ भी मेंटेनेंस जो भी दिया गया था वो सब कुछ काउंट में आएगा, ठीक है, बाय द सिविल कोर्ट. अभी नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज चैप्टर 10, एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस. बोला है क्या, देखिए, ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस और इंटर मेंटेनेंस, क्या बोला, मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस बोला of proceedings, as the case may be, shall be given without payment to the person. That means फ्री ऑफ कॉस्ट में देना पड़ेगा. इन whose favor it is made, जिसके फेवर में ये ऑर्डर हुआ है उसको विदाउट एनी पेमेंट उसको देना पड़ेगा. देखिए, विदाउट एनी कॉस्ट, दैट फ्री ऑफ कॉस्ट उसको देना पड़ेगा. और टू हिज गार्डियन, okay, if any, or to the person whom the allowance for the maintenance, okay, inter maintenance expenses is of proceedings, as the case may be, to be paid, and देना पड़ेगा, गार्जियन को भी देना पड़ सकता था. और एंड सच ऑर्डर मे बी एनफोर्स्ड बाय द मजिस्ट्रेट इन एनी प्लेस. और ये जो बाय एनी, ये जो एनफोर्समेंट होगा ना, एनफोर्समेंट कैन बी मेड बाय एनी मजिस्ट्रेट. दैट मीन्स एनी, दिस इज इम्पोर्टेंट है. पहले वाला जो सेक्शन 144 में किया था, सेक्शन 144 में था ओनली जेएम फर्स्ट क्लास, ठीक है, जेएम फर्स्ट क्लास था. लेकिन सेक्शन 144 में एनी मजिस्ट्रेट, ओके, एनफोर्समेंट बाय एनी मजिस्ट्रेट, ठीक है, that is any magistrate in any place, any place here where the person against whom it is made. So this is the difference. Section 144 में only JM first class, and section 147, that is enforcement can be made by any magistrate at any place, ठीक है. and वही order देना पड़ेगा to the person in whose favor it is made at free of cost. So this is all about today. If you like this lecture, please like this video and subscribe this channel. Thank you.